तो पिछले टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे मोनोसेक्राइड जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है उनको एल्डोज कहते हैं, और जिनमें कीटोन मेन फंक्शनल ग्रुप होता है कीटो होता है उनको कीटोज कहते हैं। और फिर संख्या के अनुसार एल्डो ट्राइओज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, और उसी तरह से कीटोज में भी कीटो ट्राइओज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज, और कुछ एग्जाम्पल लेके हमने जो है पिछले टर्म पे बताया था हैं। अब उनका कन्फिगरेशन कैसे डिसाइड करते हैं, कन्फिगरेशन नहीं बताया है भाई। तो कन्फिगरेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, कन्फिगरेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, कन्फिगरेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइडों का कन्फिगरेशन। तो मोनोसेक्राइडों का कन्फिगरेशन जो है रिलेटिव कन्फिगरेशन लिखा जाता है, जिसको डीएल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। बीएससी पार्ट 1 में ये था स्टीरियो आइसोमरिज्म वाले चैप्टर में, यदि पढ़े होगे तो पढ़ाया गया होगा डीएल कन्फिगरेशन। तो डीएल कन्फिगरेशन कैसे निर्धारित किया जाता है, डीएल नॉमेनक्लेचर कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है, वाइडली यूज होता है, ठीक है। तो देखो डीएल कन्फिगरेशन निर्धारित करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड को स्टैंडर्ड मानते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड क्या होता है, तो ग्लिसरल्डिहाइड होता है CHO, CHOH और CH2OH, ये है ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड है ये, ग्लिसरल्डिहाइड 2,3 डाईहाइड्रॉक्सी प्रोपेनल है, 2,3 डाईहाइड्रॉक्सी प्रोपेनल, इसको ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। और ग्लिसरल्डिहाइड में कितना कायरल कार्बन है, एक। तो जब एक कायरल कार्बन 1 कायरल कार्बन होता है तो उसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, 2। फार्मूला हमने बताया था ना, 2 to the power 1 लिखते हैं तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन 1 है तो 2 बनेगा। उसमें से एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, एक क्या होगा, लिवो रोटेटरी। तो दूसरा इसका बनाने के लिए इसका इनेंशियोमर ड्रा कर लें, तो इसका मिरर इमेज बना देंगे, बीच में मिरर दिखा दें। तो ये OH CH और ये CHO वर्टिकल पोजीशन पे जो ग्रुप रहेगा अपने जगह पे रहेगा, और ये CH2OH, ठीक है। तो इसके कितने इनेंशियोमर होंगे, ग्लिसरल्डिहाइड के 2 इनेंशियोमर होंगे, और 2 इनेंशियोमर में एक ग्लिसरल्डिहाइड ये हो गया, एक ग्लिसरल्डिहाइड, एक इनेंशियोमर ये हो गया ग्लिसरल्डिहाइड। क्या सर, तो ग्लिसरल्डिहाइड में एक कायरल कार्बन है, इसके कितने इनेंशियोमर होंगे, 2 इनेंशियोमर होंगे, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं। तो अब इसको हम कैसे जो है आइडेंटिफाई करते हैं, तो रैंडमली क्या हुआ कि इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया ग्लिसरल्डिहाइड को, और जिसमें जिस कन्फिगरेशन में कायरल कार्बन का OH राइट साइड में है उसको कहा गया कि हम इसका क्या लिखेंगे, डी कन्फिगरेशन, और जिसमें कायरल कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट में है उसको क्या कहा गया, एल कन्फिगरेशन, ठीक है। और यहाँ कैपिटल डी और कैपिटल एल है जो डेक्स्ट्रो लिवो रोटेटरी नहीं है, ये दूसरा कन्फिगरेशन को इंडिकेट करे, हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि डेक्स्ट्रो और लिवो के लिए हम स्मॉल डी और स्मॉल एल यूज करते हैं, यहाँ कैपिटल डी और कैपिटल एल है। तो ग्लिसरल्डिहाइड contains 1 asymmetric carbon atom, therefore it exists in 2 enantiomeric forms. The configuration in which OH group is present on right side to the chiral carbon is assigned D configuration, arbitrarily assigned D configuration. और उसका मिरर इमेज, इट्स मिरर इमेज हैविंग OH ग्रुप ऑन द लेफ्ट साइड इज असाइंड एज एल कन्फिगरेशन। तो क्या किया गया, ग्लिसरल्डिहाइड को मानक मान लिया गया रैंडमली, आर्बिट्रेरली,
और उसका जो 2 कन्फिगरेशन है उसमें उस कन्फिगरेशन को जिसका कायरल कार्बन का OH किधर है राइट साइड में उसको कहा गया कि D, और जिसमें लेफ्ट साइड में है उसको L मान लिया गया। और बाकी जितने मोनोसेक्राइड हैं उनके कन्फिगरेशन को इन्हीं दोनों से कोरिलेट करके और डिसाइड किया जाता है कि क्या इसका D है कि L है। जिसका कन्फिगरेशन D ग्लिसरल्डिहाइड से कोरिलेट होगा उसका D लिखेंगे, और जिसका L से कोरिलेट होगा उसको L लिखेंगे। और इसीलिए इस कन्फिगरेशन को क्या कहते हैं, रिलेटिव कन्फिगरेशन कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि विच कंपाउंड इज टेकन एज द स्टैंडर्ड फॉर असाइनिंग द कन्फिगरेशन ऑफ मोनोसेक्राइड। तो किस कंपाउंड को स्टैंडर्ड माना गया है, ग्लिसरल्डिहाइड को, ग्लिसरल्डिहाइड को स्टैंडर्ड माना गया है। तो अब इसी आधार पे बाकी जो है कंपाउंड का हम जो है डिसाइड करते हैं कि क्या इसका कन्फिगरेशन D होगा कि L होगा, ठीक ना। तो हेडिंग डाल के कन्फिगरेशन में और लिखो। लिखो टू असाइन ASSIGN to assign the configuration of monosaccharides to assign the configuration of monosaccharides glyceraldehyde is taken as the arbitrary standard, arbitrary standard, स्वेच्छा से मानक मान लिएगा, आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड। फिर फुल स्टॉप के बाद लिखो ग्लिसरल्डिहाइड कंटेन्स वन एसिमेट्रिक कार्बन, ग्लिसरल्डिहाइड कंटेन्स वन एसिमेट्रिक कार्बन, ASYMMETRIC, किसका, ग्लिसरल्डिहाइड कंटेन्स वन माने एक एसिमेट्रिक कार्बन, ASYMMETRIC, एसिमेट्रिक कार्बन को कायरल कार्बन भी कहते हैं। तो ग्लिसरल्डिहाइड कंटेन्स वन एसिमेट्रिक कार्बन एंड therefore it exists in two enantiomeric forms, enantiomeric forms as shown below, two enantiomeric forms as shown below। तो shown below में क्या बनाएंगे, वही दोनों, ये दोनों हैं। ये D ग्लिसरल्डिहाइड और L ग्लिसरल्डिहाइड लिख के बना लो दोनों। तो ग्लिसरल्डिहाइड में एक कायरल कार्बन है, इसलिए 2 एनेंशियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, D और L।
हो गया। लिखो द डी फार्म हैज, डी कैपिटल लिखेंगे, डी और एल। द डी फार्म हैज OH ग्रुप, द डी फार्म हैज OH ग्रुप attached to, the D farm has OH group attached to the asymmetric carbon, attached to the asymmetric carbon on right, asymmetric carbon on right, whereas the L farm has, whereas the L farm has OH group attached to, OH group attached to the asymmetric carbon, attached to the asymmetric carbon on left, attached to the asymmetric carbon on left। तो डी किसको कहेंगे, एल किसको कहेंगे, क्लियर हो गया। अब फिर पैरा चेंज करके लिखो, द मोनोसेक्राइड्स, द मोनोसेक्राइड्स आर असाइंड, असाइंड ASSIGNED, असाइंड माने निर्धारित किया जाना। मोनोसेक्राइड्स आर असाइंड DRL कन्फिगरेशन, DRLOR, D अथवा L कैपिटल रहेगा, DRL कन्फिगरेशन डिपेंडिंग अपॉन वेदर, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट्स कन्फिगरेशन, depending upon whether its configuration is related to D-glyceraldehyde, related to D-glyceraldehyde or L-glyceraldehyde, D-glyceraldehyde और L-glyceraldehyde। D और L कैपिटल हमेशा लिखेंगे, स्मॉल का यहाँ कोई काम नहीं, ठीक ना। तो D-glyceraldehyde और L-glyceraldehyde, ठीक ना। तो D और L तो हमने ग्लिसरल्डिहाइड को मानक मान के रैंडमली तय कर लिया कि इस कन्फिगरेशन को हम D मानेंगे जिसमें कायरल कार्बन का OH ग्रुप राइट साइड में है, और इसको L मानेंगे जिसमें कायरल कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट में है। और बाकी कोई भी मोनोसेक्राइड है उसका हम डी कन्फिगरेशन निर्धारित करेंगे या एल निर्धारित करेंगे। ये किससे तय होता है कि क्या उसका कन्फिगरेशन डी ग्लिसरल्डिहाइड से मैच कर रहा है या एल ग्लिसरल्डिहाइड से मैच कर रहा है। जब मानक इसको माने तो इसी से कोरिलेट करना है, ठीक है। तो अब लिखो फॉर एग्जाम्पल, कुछ जो है एग्जाम्पल लिखो, मिटा दें छोटा। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं जो है कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखो इसको, CH2 और CHOH और ये भी मान लें CHOH और ये CH2OH, ये है। इसको क्या लिखेंगे, एक एल्डो टेट्रोज है, नाम में लिखवाए थे तब भी इसमें बताए थे। क्या कहते हैं कि जब दोनों OH ग्रुप सिमिलर एक तरफ रहता है तो उसको इरिथ्रोज कहते हैं, समझाए थे, बताए थे नाम इसका। जब कायरल कार्बन, इसमें कितना कायरल कार्बन है, 2 है, एल्डो टेट्रोज है, 4 कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो टेट्रोज है। कायरल कार्बन का दोनों OH माने सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है तो इरिथ्रोज है, ठीक ना। तो इसका क्या नाम है, इरिथ्रोज। और यहीं से हम देख सकते हैं कि इसमें 2 कायरल कार्बन है तो इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, 4 बनेंगे। तो एक तो ये है, दूसरा उसका मिरर इमेज बना देंगे, वो बन गया।
यहीं पे हम मिरर इमेज भी जो है ड्रा कर लें। ये CH2OH और ये CHO, ये इसमें भी सिमिलर कायरल कार्बन का सिमिलर ग्रुप एक तरफ है, तो इरिथ्रोज ये भी है, इरिथ्रोज। अब इन्हीं दोनों का कन्फिग्रेशन हम निर्धारित कर लें पहले। अच्छा, दो और बना दें। जो दो और बनेगा वो कैसे बनेगा, एक किसी का, चाहे इसको डिस्टर्ब कर दो चाहे इसको इंटरचेंज, पहले किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे तो ऑलरेडी है, तो किसी एक को हम बदल रहे हैं। जैसे मान लो हमने इसी को चेंज कर दिया, OH इधर कर लिया, H इधर कर लिया, इसको वैसे ही रहने दिया, ठीक ना, और ये CH2OH। तो जब भी कायरल कार्बन का सिमिलर ग्रुप अपोजिट हो जाता है तो इसका एल्डोटेट्रोज का नाम होता है थ्रियोज। थ्रियोज इरिथ्रोज में सेम साइड में सिमिलर ग्रुप रहेगा, थ्रियोज में अपोजिट। इसी से पहचानते हैं इरिथ्रोज और थ्रियोज। ई पहले आता है तो सिमिलर साइड में रहेगा तो इरिथ्रोज है, और थ्रियोज जो है बाद में। तो ये हो गया। अब फिर इसका मिरर इमेज बनाते हैं, तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा। ये OH हो गया, CHO और COH इधर हो गया, और H इधर हो गया, और ये CH2OH। तो यही चार ऑप्टिकल आइसोमर अभी हमने जो फार्मूला से बनाया, जो इसको निकालते हैं 2 to the power n, तो 2 to the power 2 बराबर क्या हो गया 4। यही चारों ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक ना, जिसमें से 2 इरिथ्रोज हैं और 2 थ्रियोज हैं, ठीक है। अब हम इसका कन्फिग्रेशन निर्धारित करना है कि क्या इसका डी कन्फिग्रेशन किसका होगा, किसका एल होगा। तो हमको क्या करना है, कोरिलेट करना। कोरिलेट करना है किससे, डी और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से, जिसका हमको पता है कन्फिग्रेशन। तो अब इसमें दो दो कायरल कार्बन है, लेकिन हमको सभी कायरल कार्बन से कोई लेना देना नहीं। हमको बॉटम वाला कायरल कार्बन जो CH2OH से जुड़ा हुआ कायरल कार्बन है उसका OH देखना है। तो इसका OH किधर है, राइट साइड में, और ये किससे मिल रहा है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये डी इरिथ्रोज है। और फिर उसी तरह से इसको देखो तो ये क्या है, यल हो जाएगा, क्योंकि ये इधर है कायरल कार्बन, इससे कोई लेना देना नहीं। थ्रियोज में देखो जो 2 थ्रियोज है। फिर चलो कायरल कार्बन जो CH2OH वाला बॉटम वाला कायरल कार्बन है उसका OH किधर है, राइट साइड में। ये किससे मिल रहा है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से। तो इसलिए इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, डी होगा। और ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से मिल रहा है, इसका कन्फिग्रेशन एल होगा। तो ये डी इरिथ्रोज हो गया, ये एल इरिथ्रोज हो गया। इरिथ्रोज का मतलब ये डी कन्फिग्रेशन, ये एल कन्फिग्रेशन। और थ्रियोज का भी ये डी कन्फिग्रेशन और ये एल कन्फिग्रेशन हो गया ना। लिखो
हो गया। अब कैपिटल डी और कैपिटल एल के बारे में हम समझ गए कि ये कन्फिग्रेशन को इंडिकेट करता है, ये डी डेक्स्ट्रो और एल लीवो को नहीं रिप्रेजेंट करता, ये हमेशा होना चाहिए। अब डेक्स्ट्रो और लीवो के लिए हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एल और स्मॉल डी यूज करते हैं, ठीक ना, या प्लस और माइनस यूज करते हैं। तो फिर नीचे लिखो इट मे बी नोटेड दैट a monosaccharide having D configuration may be dextrorotatory dextrorotatory ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, प्लस एज वेल एज लीवोरोटेटरी लीवोरोटेटरी के लिए स्मॉल ब्रैकेट में माइनस लिखते हैं या स्मॉल एल लिखते हैं, ठीक ना। तो ए मोनोसेक्राइड हैविंग डी कन्फिग्रेशन में भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी एज वेल एज लीवोरोटेटरी। सिमिलरली फुल स्टॉप हुआ, सिमिलरली ए मोनोसेक्राइड हैविंग एल configuration may be dextrorotatory as well as levorotatory, तो कोई भी डी कन्फिग्रेशन का मोनोसेक्राइड है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी हो सकता है, लीवोरोटेटरी भी हो सकता है। उसी तरह से एल कन्फिग्रेशन का भी कोई मोनोसेक्राइड है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी हो सकता है और लीवोरोटेटरी भी हो सकता है, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल चलो अब हम देखते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का स्ट्रक्चर याद हो गया है, तो चलो बनाओ। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का स्ट्रक्चर लिख डालो। हमने स्टार्ट में ही कहा था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जो है समझ के और उसको याद कर डालो, क्योंकि उसी पर आधारित है ये चैप्टर। ग्लूकोज में मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो गया, फिर CHOH, तीसरे कार्बन पे OH लेफ्ट में बस होता है, बाकी सभी OH राइट में होता है, CH2OH। कायरल कार्बन कितने होते हैं ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में, 4 होते हैं। तो ये हो गया ग्लूकोज। अब इसका कन्फिग्रेशन कौन बताएगा, क्या लिखेंगे? कन्फिग्रेशन कैसे तय होगा, इसी 4 कायरल कार्बन है, लेकिन हमको ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। बॉटम वाला जो कायरल कार्बन है जो CH2OH से जुड़ा हुआ है उसका OH किधर है, राइट साइड में, तो D लिखेंगे। और ग्लूकोज जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लीवोरोटेटरी होता है, ये देख के नहीं बता पाएंगे, ये प्रैक्टिकली हम उसका क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन निकालेंगे और तब बता पाएंगे। स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू जब पॉजिटिव में आता है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, नेगेटिव में आएगा तो लीवोरोटेटरी। तो ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू पॉजिटिव में आता है तो ग्लूकोज क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। तो अब डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए 2 सिंबल यूज करते हैं, ये ध्यान में रखना, D स्मॉल d या प्लस। तो जब हम कन्फिग्रेशन ये यूज कर रहे होते हैं कैपिटल D कैपिटल L, तो उसके बाद D के बाद फिर D नहीं लिखते हैं, स्मॉल d नहीं लिखते हैं, तब क्या लिखेंगे, प्लस लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, D प्लस ग्लूकोज हो गया।
ठीक है। ग्लूकोज क्या हो गया, डी कन्फिग्रेशन है तो डी लिखा कैपिटल, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो क्या लिखा, प्लस लिखा। ग्लूकोज इसका नाम है तो डी प्लस ग्लूकोज। अब फ्रक्टोज का देखें तो फ्रक्टोज में पहला कार्बन प्राइमरी अल्कोहलिक, दूसरा कीटोनिक, और फिर उसी जैसा है जैसा कि ग्लूकोज में है। CH2OH। फ्रक्टोज में कितने कायरल कार्बन हैं, 3 हैं। इसका नाम तो फ्रक्टोज है, कन्फिग्रेशन फिर इसका भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कैसे एल होगा, देखो डी, इसका भी कायरल कार्बन का OH राइट में है तो डी हो गया। अब फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी होता है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू निगेटिव में आता है तो क्या लिखेंगे डी के बाद, अब स्मॉल एल ना लिख के क्या लिखते हैं, माइनस यूज करते हैं तो डी माइनस फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ कैन बी रिलेटेड टू डी ग्लिसरल्डिहाइड, देयरफॉर बोथ आर असाइंड डी कन्फिग्रेशन। Glucose is dextrorotatory, therefore it is written as D plus glucose, whereas fructose is levorotatory, therefore it is written as D minus fructose। तो देखें ना, दोनों डी कन्फिग्रेशन है लेकिन ये डी प्लस और डी माइनस। तो डी कन्फिग्रेशन का कोई कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी हो सकता है, लिवोरोटेटरी भी हो सकता है, उसी तरह से एल वाला भी। लेकिन एक चीज़ और पता होना चाहिए कि संयोग है कि नेचर में जो भी मोनोसेक्राइड होते हैं उसमें मोस्टली जो है क्या होते हैं, डी कन्फिग्रेशन के होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एल वाला नहीं होता है, एल वाला हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक ना, लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं एल कन्फिग्रेशन का, ठीक ना। लेकिन नेचुरली अकरिंग जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, डी कन्फिग्रेशन के होते हैं। मतलब बॉटम वाला कायरल कार्बन का OH किधर रहता है, राइट साइड। लेकिन फिर भी ये कन्फिग्रेशन क्या है, लिमिटेड कन्फिग्रेशन है जो मेनली जो है कार्बोहाइड्रेट में यूज किया जाता है, ठीक ना। मान लो यहाँ OH ना रहता फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए एक कन्फिग्रेशन लिमिटेड है, रिलेटिव कन्फिग्रेशन है और कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में वाइडली यूज किया जाता है, ठीक ना। एमिनो एसिड जो होते हैं जिनमें एमिनो ग्रुप OH के पास रहता है तो एमिनो एसिड मोस्टली क्या रखते हैं, एल कन्फिग्रेशन। एमिनो एसिड का मोस्टली क्या होता है, एल कन्फिग्रेशन, और कार्बोहाइड्रेट का क्या, डी कन्फिग्रेशन, ये होता है। तो एक दो बार क्वेश्चन भी पूछा गया कंपलसरी क्वेश्चन में कि व्हाट डू यू मीन बाय डी, एल एंड एल इन कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री। तो अब लिखा जाएगा ना इसका मतलब क्या होता है, तो क्या लिखेंगे कि कैपिटल डी एंड कैपिटल एल इंडिकेट्स द कन्फिग्रेशन whether the configuration of a monosaccharide is related to D-glyceraldehyde or L-glyceraldehyde, whereas small d and small l indicates the direction of specific rotation, that is whether the stereoisomer is या enantiomer is dextrorotatory or levorotatory, ये बताता है। तो ये अंतर हो गया दोनों में, हो जाएगा ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो टर्म है जिस पे शार्ट नोट लिखने को आता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, उसमें आता है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, कई बार पूछा भी गया है। तो पहले ईपीमर बताए हैं, नहीं पहले ईपीमर तब म्यूटा रोटेशन। ईपीमर्स ईपीमर क्या होते हैं, तो ऐसे मोनोसेक्राइड, ऐसे डायस्टीरियोमर। अच्छा, इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर पता है, बीएससी पार्ट 1 में पढ़े होगे ना तुम लोग। इनेंशियोमर तो अभी हमने बता दिया है, मिरर इमेज। इनेंशियोमर क्या होते हैं, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इनेंशियोमर कहलाते हैं। और ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो मिरर इमेज नहीं होते हैं तो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, डायस्टीरियोमर कहलाते हैं।
द ऑप्टिकल आइसोमर विच आर मिरर इमेजेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एज इनेंशियोमर्स एंड द ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉट द मिरर इमेजेज आर कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर्स। अभी हमने 2 इरिथ्रोज बनाया था और 2 थ्रियोज बनाया था ना अभी। तो 2 इरिथ्रोज में डी इरिथ्रोज और एल इरिथ्रोज एक दूसरे के क्या हैं, इनेंशियोमर हैं, क्योंकि मिरर इमेज हैं। और उसी तरह से डी थ्रियोज और एल थ्रियोज भी एक दूसरे का इनेंशियोमर है कि नहीं। और यदि डी थ्रियोज ले लें और एल थ्रियोज या इरिथ्रोज ले लें, माने उसमें का एक कोई इरिथ्रोज में का कोई एक और थ्रियोज में का कोई एक ले लें तो मिरर इमेज तो नहीं है, लेकिन आपस में क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है, तो क्या कहलाएगा, डायस्टीरियोमर कहलाएगा। तो इनेंशियोमर के कितने पेयर उसमें बन रहे हैं, 2, एक डी इरिथ्रोज का एल इरिथ्रोज से और एक डी थ्रियोज का एल थ्रियोज से। और डायस्टीरियोमर का कितना पेयर बनेगा, 4 बनेगा ना। डी इरिथ्रोज लोगे तो डी थ्रियोज का डायस्टीरियोमर होगा और एल थ्रियोज का भी डायस्टीरियोमर होगा। और उसी तरह से एल इरिथ्रोज लोगे तो वो डी थ्रियोज का डायस्टीरियोमर होगा और एल थ्रियोज का डायस्टीरियोमर। अब समझ में आया। तो ऐसे डायस्टीरियोमर के पेयर जिनके कन्फिगरेशन में केवल एक कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डिफरेंस होता है, वो क्या कहलाते हैं, इपीमर कहलाते हैं। आपस में क्या कहलाएंगे, इपीमर कहलाएंगे। तो लिखो, ए पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स, ए पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स, a pair of diastereomers which differ in configuration, a pair of diastereomers which differ in configuration only, about a single carbon atom, are called as epimers, हो गया क्लियर। ऐसे डायस्टीरियोमर के पेयर जिनके कन्फिगरेशन में केवल एक सिंगल कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में अंतर होता है, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इपीमर कहलाते हैं, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल डी प्लस ग्लूकोज differ in configuration, D plus glucose differ in configuration from D plus mannose only, D plus mannose only about C2, माने दूसरे कार्बन के साथ, only about C2, therefore these माने कौन कौन, D plus ग्लूकोज और D plus mannose, तो therefore these are C2 epimers, तो क्या कहा गया है कि D प्लस ग्लूकोज D प्लस मैनोज से केवल C2 कार्बन के रिस्पेक्ट में डिफर करता है, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, C2 epimers होंगे। कार्बन को इंडिकेट कर देते हैं किस कार्बन के रिस्पेक्ट में डिफर करता है। तो ग्लूकोज का तो हमको पता है CHOH और COH और CH2OH। कायरल कार्बन को स्टार लगा के इंडिकेट कर दें और नंबरिंग भी इसमें दिखा दें। पहला कार्बन एल्डिहाइड की तरफ करेंगे ना, IUPAC का जो रूल है 2, 3,
4, 5 और 6, ये अभी हमने पढ़ा है डी कन्फिग्रेशन है, डेक्स्टो रोटेटरी है और ग्लूकोज है, डी प्लस ग्लूकोज। C2 कार्बन यही ना है कायरल जो है, OH को इधर कर लो, H को इधर कर लो। हमने कहा भी था पहले ही दिन कि 4 कायरल कार्बन है और इसके 2 टू द पावर 4 मतलब 16 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। गलती से कोई एक इधर का उधर हो गया तो उसी 15 में से जो बचा हुआ है उसी में से कोई एक बच्चे बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, OH को दूसरे कार्बन का OH और H बदल दे रहे हैं बस, बाकी इसको वैसे ही रहने दो। तो COH इधर कर लें, H इधर कर लें, अब बाकी सब वैसे ही लिखना और कहीं डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक ना। HOH, HOH और ये CH2OH, ये भी एक एल्डोहेक्सोज है कि नहीं। एल्डोहेक्सोज ये भी है, एल्डोहेक्सोज ये भी है, लेकिन अब दोनों में अंतर कहाँ हो गया, यही C2 के सापेक्ष में अंतर हो गया, बाकी तो सेम है। तो एक दूसरे का मिरर इमेज रहता तो इनेंशियोमर होता, लेकिन मिरर इमेज नहीं है और ऑप्टिकल आइसोमर तो है, इसलिए क्या है, डायस्टीरियोमर है। दोनों में क्या रिलेशन है, एक दूसरे का डायस्टीरियोमर है, क्योंकि सीधे पूरा का पूरा मॉलिक्यूल मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टीरियोमर है। तो इसको क्या कहते हैं, डी प्लस मेनोज, ये मेनोज हो गया, डी प्लस मेनोज। तो डी प्लस मेनोज और डी प्लस ग्लूकोज में हम देख रहे हैं C2 के रिस्पेक्ट में केवल अंतर है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ईपीमर हैं। और कौन ईपीमर कहलाएंगे, C2 ईपीमर। जिस कार्बन के सापेक्ष अंतर है उसी को कार्बन को भी इंडिकेट कर देते हैं। तो ये हो गया C2 ईपीमर्स, C2 ईपीमर्स। C2 ईपीमर्स हो गए आपस में। क्या कौन फोन कर रहा है तुमसे? हाँ हाँ ठीक है। C2 ईपीमर्स हो गया। उसी तरह से और कोई भी कार्बन बदलेंगे एक कार्बन तो उसका क्या बनेगा, ईपीमर बनेगा ग्लूकोज का। हो गया। हो गया। एक और मैं बोल रहा हूँ, सिमिलरली डी प्लस ग्लूकोज and D plus galactose, D plus glucose and D plus galactose, D plus glucose and D plus galactose are गैलेक्टोज तो क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे उसमें भी लिखवाए थे, GALACTOSE। D plus glucose and D plus galactose are C4 epimers, और C4 ईपीमर्स। तो बन जाएगा अब, D प्लस ग्लूकोज बना ही है और C4 ईपीमर बनाना है तो चौथे कार्बन का आप बदलेंगे, बाकी सब ग्लूकोज के ही तरह से रहेगा। चौथे कार्बन का OH इधर कर लो और H इधर कर लो, उसको लिख दो D प्लस गैलेक्टोज, और जिस तरह से C2 ईपीमर लिखा है यहाँ पे C4 ईपीमर कर लेंगे। तो अपने आप करो अब इतना, पहले ग्लूकोज बना लेंगे और उसका चौथा कार्बन नंबर करके देखो कौन है, चौथे कार्बन को बदल के एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, बाकी को वैसे ही रहने देंगे, वो हो गया गैलेक्टोज।
नहीं समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? हाँ बनाओ, पहले ग्लूकोज ड्रा करो तुरंत, ग्लूकोज पहले बनाओ। ग्लूकोज का याद कर डालो जो कि बिना देखे उसको लिख सको। और फिर चौथे कार्बन को बदल दो। चौथे कार्बन को बदलो, यही होगा ना ये। इसको तो मैं वैसे ही रहने दूँ, इसको चेंज नहीं करना है तो ग्लूकोज जैसा ही रहेगा, ये H रहेगा और ये OH रहेगा। और अभी ये ग्लूकोज है, अब चौथे को बदलना है तो चौथे का OH इधर कर लेंगे और इधर H हो गया, ये H रहेगा, ये OH, तो यही हो गया D प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। और तब ये अब चौथे कार्बन के रिस्पेक्ट में अंतर हो रहा है, ये है चौथा कार्बन, इसको इंडिकेट करना चाहें तो इंडिकेट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी सब सेम है, चौथे कार्बन में अंतर है। तो बाकी ये D प्लस ग्लूकोज और D प्लस गैलेक्टोज आपस में क्या हो गया, C4 इपीमर हो गया, C4 इपीमर, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि D प्लस मेनोज या D प्लस गैलेक्टोज भी आपस में इपीमर होगा, नहीं होगा, ठीक ना। मैथ वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे कि A इक्वल टू B या B इक्वल टू C तो A इक्वल टू C, नहीं है। ये ग्लूकोज का अभी वो C2 इपीमर था और ये C4 इपीमर है, इसलिए D प्लस गैलेक्टोज और D प्लस मेनोज आपस में इपीमर नहीं होगा, वो दोनों दो कार्बन के रिस्पेक्ट में डिफर कर रहा है। हालांकि डायस्टीरियोमर होगा, डायस्टीरियोमर तो होगा, मिरर इमेज नहीं है, ठीक ना, लेकिन इपीमर नहीं होगा। मतलब ग्लूकोज का C2 इपीमर है D प्लस मेनोज और ग्लूकोज का C4 इपीमर है D प्लस गैलेक्टोज, या उल्टा भी हो जाएगा, D प्लस गैलेक्टोज का C4 इपीमर D प्लस ग्लूकोज और D प्लस मेनोज का C2 इपीमर D प्लस ग्लूकोज, ठीक ना। तो ये ध्यान देंगे, हो गया। तो ये हो गया इपीमर। इपीमर हमने बता दिया, इनेंशियोमर बता दिया, डायस्टीरियोमर बता दिया। और सब इनेंशियोमर डायस्टीरियोमर आपस में सब क्या कहलाते हैं, स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं, स्टीरियो आइसोमर। और इपीमर एक नया टर्म आ गया। अब इसके बाद जो है वो है म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, तो कोई भी शुरू में जब हमने शुरू किया था कार्बोहाइड्रेट तो डिफिनीशन में ही लिखाया था कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं और उनके मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोलिसिस कराने पे पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं और उनके मॉलिक्यूल में कम से कम एक कायरल कार्बन होता है, ये उसमें था। और कायरल कार्बन एक जब होगा तो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ना। ऑप्टिकली एक्टिव या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी होगा, उसका स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू या तो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, ठीक ना। तो म्यूटा रोटेशन क्या है कि जब कोई भी हम देखते हैं कि ग्लूकोज का एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं
और उसका स्पेसिफिक रोटेशन ज्ञात करते हैं तो कोई एक वैल्यू आती है और उस सॉल्यूशन को रख देते हैं समय के साथ, तो वह स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू समय के साथ क्या होता है, चेंज होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो चेंज होकर कांस्टेंट वैल्यू एक्वायर कर लेता है। तो इसी परिवर्तन को स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज होने को क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन of the aqueous solution of an optically active compound with time to an equilibrium value is known as muta rotation। उसी को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। तो डिफिनीशन लिखो, the change in specific rotation, the change in specific rotation of aqueous solution, aqueous AQUEOUS, AQ भी लिख देते हैं तो काम चल जाएगा। the change in specific rotation of aqueous solution of an optically active compound with time, समय के साथ, with time to an equilibrium value is known as muta rotation, तो the change in specific rotation of aqueous solution of an optically active compound with time to an equilibrium value is known as muta rotation। ठीक है, ये है म्यूटा रोटेशन। और इसको हम रिप्रेजेंट करके और बना सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो म्यूटा रोटेशन को, इस पर हम क्या ले लें, टाइम, एक्स एक्सिस पे टाइम, और परिवर्तन किस में देखना है, स्पेसिफिक रोटेशन में। तो वाई एक्सिस पे हो गया स्पेसिफिक रोटेशन, इसको हम मान लेते हैं इक्विलिब्रियम वैल्यू। ग्लूकोज जो है, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, वह 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में साइक्लिक स्ट्रक्चर में रहता है। ग्लूकोज जो है 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में साइक्लिक स्ट्रक्चर में रहता है। वो दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के एनामर कहलाते हैं। ठीक है, बस क्या हो जाता है, एक अल्फा फार्म होता है और एक बीटा फार्म होता है। तो डी प्लस ग्लूकोज हम जान ही रहे हैं कि ग्लूकोज डी प्लस ग्लूकोज कहलाता है। बस अल्फा लगा देना है तो एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज हो गया, एक बीटा डी प्लस ग्लूकोज हो गया। रिंग जब फार्म करता है तो 2 एनामर बनाता है ग्लूकोज, और ओपन चेन स्ट्रक्चर उसका पता ही है। तो कैसे रिंग बनता है, आगे जो हम लोग रिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। अब ये हम यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं, प्लस 18.7 एक्चुअल रहता है, लेकिन 19 डिग्री भी लिख सकते हैं, जो याद करने में थोड़ा आसान रहेगा। और ये होता है प्लस 112 डिग्री, इसको भी 111.8 रहता है, लेकिन लिख सकते हैं इसको प्लस 112 डिग्री। स्पेसिफिक रोटेशन है ये, तो एंगल है, डिग्री में नापा जाता है। और इक्विलिब्रियम वैल्यू कितना होता है, प्लस 52.7 डिग्री, प्लस 52.7 डिग्री। तो जब अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज हम लेते हैं और उसका ताज़ा बना हुआ सॉल्यूशन मेजर करते हैं तो स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू कितना आता है, प्लस 112 डिग्री। लेकिन जैसे समय बीतता जाता है इसका स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है, और डिक्रीज करते करते एक इक्विलिब्रियम वैल्यू पर पहुंच के और 0 माने कांस्टेंट हो जाता है। सेम उसी तरह से बीटा वाले का नोट करें तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू बढ़ता जाता है समय के साथ,
और फिर उसी इक्विलिब्रियम वैल्यू पर पहुंच कर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये किसका है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के लिए है, और ये किसके लिए है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज के लिए। ये है म्यूटा रोटेशन। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का हमने ताज़ा सोल्यूशन बनाया, फ्रेशली प्रिपेयर किया, नापा, प्लस 112 डिग्री आया। कुछ समय के बाद, मान लो 2-3 मिनट 5 मिनट के बाद नापा, उससे कम हुआ, फिर 5 मिनट और समय, इस तरह से समय के साथ घटते घटते, और एक समय ऐसा आया कि वो वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब टाइम बढ़ रहा है तो कोई परिवर्तन उसमें नहीं हो रहा है। तो चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विथ टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। तो इसको जो है बना लेना, और इसी के आगे थोड़ा सा और है, फिर अगले टर्न पे पढ़ाएंगे। कल जो है हमारा क्लास बंद रहेगा, इतना समय कल हम पुराना नहीं है, बाहर जाना है।